सेक्शन 1.10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वेलोसिटी v से लिक्विड फ्लो हो रहा है। एक फ्लैट सरफेस है ds, उसके थ्रू, ये अपन ने फ्लैट सरफेस बना दी ds, उसके थ्रू। तो यदि हमसे कोई पूछे कि भाई बताइए व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड ओके बाय द वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यहां से फ्लो होके जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो होगा v इंटू ds। ds यहां पे एरिया है, तो ds एरिया से इतना लेंथ ऑफ लिक्विड चला गया dt टाइम में, ऐसे सोच लीजिए भाई कितना आगे गया होगा, v dt गया होगा आगे, तो टोटल वॉल्यूम कितनी निकल गई v dt इंटू ds dt टाइम में, तो dt से आपने डिवाइड कर लिया तो v ds की वैल्यू आ गई। अब मान लीजिए कोई आता है, वो बोलता है नहीं साहब मैं तो एरिया जो है ऐसा वाला एरिया लूंगा, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा एरिया बना देता है। अब हमें वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए, तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो हमको वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए उसमें ये वाला एरिया वेक्टर किसी भी काम का नहीं है। एरिया वेक्टर तो हमें वही चाहिए होगा जो कि इस फ्लो के पैरेलल था, मतलब कि लाइक दिस, जो ब्लू वाला अपन ने पहले बनाया था। तो इसका मतलब कि हमको इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए होगा इस डायरेक्शन में, और जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा एरिया वेक्टर का, वो यदि एंगल थीटा बन रहा है तो दैट वुड बी ds cos थीटा। तो अभी वॉल्यूम फ्लो रेट कितनी हो जाएगी, v इंटू ds cos थीटा वुड बी द वॉल्यूम फ्लो रेट। अब ये डायरेक्शन को हम लोग जनरली यूनिट वेक्टर एन कैप से दिखा देते हैं, तो v ds cos थीटा को हम लोग वेक्टोरियली लिखने के लिए लिख देंगे v वेक्टर डॉट एन कैप, इससे हमारा cos थीटा कवर हो जाएगा और साथ में ds। तो ये कह रहे हैं कि हम ऐसी ही एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। बस डिफरेंस ये है कि यहां पर अपन ने फ्लूइड के फ्लो से सोचा है, यहां पर कुछ फ्लो नहीं हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ऐसे फ्लो नहीं हो रहा होता जैसे लिक्विड का हो रहा है। तो ये फिजिकली उस तरह की ऑब्जर्वेबल चीज नहीं होगी, बट वो एक इमेजिनेशन आप कर सके इसलिए है। कोई फील्ड फ्लो नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा इमेजिनेशन करने में मदद मिले इसलिए। तो ये कह रहे हैं कि अपन ने जैसे पहले एक चीज पढ़ी थी कि किसी भी जगह पर जब हम फील्ड की बात कर रहे थे तो फील्ड क्या थी, वहां पर फील्ड थी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से कितनी फील्ड लाइन जा रही है, ऐसा अपन ने पहले डिस्कस किया था। तो इसका मतलब यदि हम एक स्मॉल डेल्टा एस एरिया रख दे फील्ड के रास्ते में, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो उसको क्रॉस कर रही होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी ई डेल्टा एस के। कैसे हो जाएगी प्रोपोर्शनल, क्योंकि ई था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया और डेल्टा एस है एरिया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग हमें मिल जाएगी। यहां पे लेकिन फुटनोट में इन्होंने एक अच्छी बात लिखी है कि इस नंबर का एक्चुअली कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो अपन कितनी बना सकते, सिर्फ कंपैरिजन में काउंट करने के लिए ही इसका मतलब होगा ना। अभी क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने इस एरिया को टिल्ट कर दिया, यदि हमने इस एरिया वेक्टर को ऐसे घुमा दिया जैसे यहां पे घुमा रखा है, तो जो नंबर क्रॉसिंग है आप देख सकते हैं कम हो गई। यहां पे तो ये पूरी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही थी, अभी ये वाली फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करी, तो नंबर कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ये एंगल बढ़ाते जाएंगे वो कम होता जाएगा। इनफैक्ट यदि हम इसको बिल्कुल सीधा ही कर देंगे तो जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए जो हमको एरिया का कंपोनेंट वो वाला चाहिए होगा जो कि इसके अलोंग आए, फील्ड वेक्टर के अलोंग आए, ये वाला कंपोनेंट।
तो इसका मतलब हमें इस डेल्टा एस का ये कंपोनेंट चाहिए होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो इससे हमें कितनी क्रॉस कर रही हैं उनकी संख्या मिल जाएगी। तो इसलिए फ्लक्स जब हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बोलेंगे कि कितनी क्रॉस करें, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, प्रोपोर्शनल कह रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन को इक्वल कह ही नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं कि एरिया जो ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगेन हम वाटर फ्लो का एग्जांपल ले लें कि वाटर का फ्लो हो रहा है और हमने एक रिंग ला के रख दी, ऐसे रख दी, तो कितना फ्लो हो रहा होगा, इसके थ्रू कुछ नहीं फ्लो हो रहा होगा क्योंकि सारी क्रॉस कर जाएगी। और जबकि मैक्सिमम फ्लो चाहिए तो इसको ऐसे रखना पड़ेगा। तो चूंकि एरिया का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स में, इसलिए एरिया को एज अ वेक्टर डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले एरिया वेक्टर जब हम यूज कर रहे थे तो अब अपन को समझ में आएगा कि अच्छा इसको हम वेक्टर मान सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब डायरेक्शन किधर मानेंगे, ऑब्वियसली नॉर्मल मानने में ही सेंस ज्यादा बन रहा है, क्योंकि वो नॉर्मल वाला कंपोनेंट जो है उससे हमारी कैलकुलेशंस लॉजिकली बैठ रही हैं। तो ये देखिए यहां बना रखा है इन्होंने, ये एरिया एक सरफेस का और इसके नॉर्मल इसका वेक्टर बना दिया। तो डायरेक्शन इज नॉर्मल। तो प्लेन के लिए तो आसान है, कर्व सरफेस के लिए तो हर जगह अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी। फिर उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम छोटा सा एरिया ले लेंगे और जो हम छोटा सा एरिया ले लेंगे उससे परपेंडिकुलर कर देंगे अपन, तो अपन को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाएगी एन कैप। तो छोटे छोटे वेक्टर्स बना बना के उनके नॉर्मल बना बना के अपन एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ये एक एरिया है तो इसमें नॉर्मल तो इधर भी होगा इधर भी होगा, तो अपन कैसे माने कौन सा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो बोल रहे कन्वेंशन पे डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे कि क्लोज सरफेस जैसे यहां लिए तो इसमें कन्वेंशन है कि जी हम आउटवर्ड ही लेंगे, इसके अंदर एरिया वेक्टर आउटवर्ड ही लेते हैं क्लोज सरफेस में। ये कन्वेंशन है, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड करा हुआ कि भाई ऐसा ही होगा। और किसी और सिचुएशन आएगी तो उसमें अपन आगे देखेंगे कि भाई किस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर को लेना है पॉजिटिव, वो हर सिचुएशन में अलग अलग तरीके से डिफाइन